नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है और आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगे क्यूआर कोड के माध्यम से या फिर चैनल का मेंबर बनकर भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात मुद्दे की। अगले 24 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का तख्ता पलट करने का एक सो कॉल्ड प्लान या कहें एक सो कॉल्ड मास्टर प्लान एग्जीक्यूट होने वाला है। अब ये सुनकर तो सरकार में बैठा कोई भी व्यक्ति होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, अमित शाह होंगे, मंत्री होंगे, जो भी कोई तंत्र होगा, वो कहीं ना कहीं असहज हो रहा होगा कि भैया अब तो सरकार गिरने वाली है 24 घंटे 48 घंटे में। ऐसा क्लेम किया जा रहा है। क्लेम यह भी किया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में या अगले कुछ घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश छोड़कर भी भागने वाले हैं। ये भविष्यवाणी हो चुकी है। अब ये सुनकर तो भैया कोई भी होगा उसे बड़ा डर जाना चाहिए कि भैया मुझे अपना देश छोड़ के जाना पड़ेगा। उन अमित शाह को देश छोड़ के जाना पड़ेगा तो 2006 से विदेश नहीं गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मन ही मन अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो या जो पूरे का पूरा सिस्टम है वो खुश हो रहा है कि भाई साहब गजब चल रहा है, जो हम चाहते हैं वो हो रहा है। कैसे? वो एक कहानी है, पौराणिक कथा, उसके माध्यम से आपको आगे समझाऊंगा। और जो ये पूरा का पूरा प्लान है एग्जीक्यूट हो रहा है, अगले होना है ये अगले 24 घंटे 48 घंटे में, वो मल्टी लेयर्ड अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज है, वो कई सारी चीजें हैं, उन्हें फिट कर कर एक लेगो सेट की तरह एक खड़ा करने का प्रयास है। और वो फ्रस्ट्रेशन क्यों है? क्या सरकार वो छोटे छोटे कदम उठा रही है जिनकी वजह से ये लोग परेशान हैं? दरअसल राहुल गांधी पिछले कुछ समय से एक बयान बार बार दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा और कांग्रेस के बहुत सारे लोग अब उसको रिपीट कर रहे हैं कि अगले एक साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। और बार बार वो इस बात को कह रहे हैं क्योंकि, और ये नहीं कह रहे कि भैया हम अगले चुनाव में हरा देंगे, अगले विधानसभा चुनाव में हरा देंगे, नहीं, अगले एक साल में गिरा देंगे। और राहुल गांधी बार बार एक जब रेडियो फंस जाता है ना, उसकी तरह उसको रिपीट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पहले एक वीडियो सुन लेते हैं राहुल गांधी की कि किस तरीके से वो डेस्परेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, पूरा सिस्टम हो, उसको एक तरीके से चैलेंज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक साल के अंदर अंदर वो सरकार गिर जाएगी। जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया। आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना जरा, हिलना पड़ता है क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, एक साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। देखिए, राहुल गांधी अपनी इसी स्पीच में एक क्लेम कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, सरकार का जो सिस्टम है, वो गिरने लगा है। यानी वो एक तरीके से एक डर पैदा करना चाह रहे हैं विद इन सिस्टम कि आप मोदी जी का सपोर्ट मत करो क्योंकि वो जाने वाले हैं। क्योंकि असल में वो सिस्टम नहीं हिल रहा है, असल में हिल रहा है राहुल गांधी का वो इकोसिस्टम जो पिछले 70-75 साल से इनको एक कवर दे रहा था। देखिए, आप पॉलिटिकली जीत रहे थे, वो इकोसिस्टम आपके साथ खड़ा था क्योंकि उसे आपसे फायदा मिल रहा था या वो आपसे अपना काम कराना चाह रहा था। अब क्योंकि आप लगातार पॉलिटिकली हार रहे हैं और 15 साल से बाहर हैं और अगले 15 साल भी आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो धीरे धीरे वो इकोसिस्टम भी आपका साथ छोड़ रहा है। और आपको समझ आ रहा है कि उसी के माध्यम से हम जमे हुए थे, अगर वही चला गया तो अब तो आने की संभावना और जीरो हो जाएगी। और सरकार धीरे धीरे जिस तरीके से उस इकोसिस्टम के ऊपर हमला कर रही है, सबसे पहले तो वो चुनावी जीत के माध्यम से सरकारें सुनिश्चित की जा रही हैं, जो राष्ट्रवादी सरकारें हों वो हर राज्य में आए। उसके बाद सरकार एसआईआर जैसा कदम उठाती है कि आपका जो वोटर बैंक है उसको साफ कर दिया।
वोटर लिस्ट में से। अब उसका नतीजा आपने पश्चिम बंगाल में देख लिया। उसके बाद सरकार अब सेंसस ला रही है, उसके बाद एनआरसी लाएगी, या एनआरसी नहीं भी लाएगी तो अलग अलग माध्यम से एनआरसी जैसा एक माहौल तैयार किया जाएगा। एआई के माध्यम से जिस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन को अब जांचा जा रहा है, जिस तरीके से उसको तैयार किया जा रहा है, वो एनआरसी ही होगी बैकडोर से। मतलब एक मतलब आपको लगेगा कि वो तो भैया एक वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है, लेकिन वो एनआरसी ही होगी। सरकार अब आपके वोटर बेस को साफ कर रही है। जिस तरीके से अब तो गेट खुल गया है बांग्लादेश का, तो भैया अच्छे से भगाए भी जा रहे हैं। अब स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, उसमें सबका विचार हो सकता है। उसके बाद अब एफसीआरए का कानून लाने की बात हो रही है। तो इन सब लोगों को और इन सब पार्टीज को जिस तरीके से जो एनजीओ तंत्र समर्थन कर रहा था और विदेशों से जो हजारों करोड़ों रुपए आ रहा था, अब उस पर चोट लगने वाली है, तो उससे दिक्कत होने वाली है। तो इको अभी तक हमारी क्या सरकार से क्या एक तरीके से वो रहती थी कंप्लेंट, या कहें कश्मीर फाइल का डायलॉग था, भैया सरकार हमारी है, सिस्टम उनका है। अब सरकार सोच रही है भैया सिस्टम भी अपना ले लेते हैं। माओवाद खत्म किया जा रहा है, इलीगल इमिग्रेशन खत्म किया जा रहा है, जो एनजीओ का तंत्र है जो खड़ा किया गया था उसको खत्म किया जा रहा है, या उसको रिफाइन किया जा रहा है सही तरीके से। ऐसा नहीं है कि एनजीओ नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप भारत में एक नेशनल फ्रेमवर्क के तहत काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉरेन है, इंडियन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मेमोरेंडम में जो लिखा है आप उसी के लिए काम कर रहे हैं और वो पैसा सही मद में खर्च हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आता किसी और नाम से, चला किसी और नाम से जाता है, तो दिक्कत होती है। और जब सरकार उसके ऊपर एक्शन ले रही है तो दिक्कत हो रही है। इसलिए राहुल गांधी को जब वो इकोसिस्टम भरभराता दिखाई दिया, तो वो डेस्परेशन में ये कह रहे हैं कि मुझे तो सरकार से सब जानकारी मिल रही है, मुझे तो आईबी चीफ भी जानकारी दे रहा है, मुझे तो सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर भी जानकारी दे रहा है, मुझे तो टॉप जुडिशियल जजेस भी जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो मेरे हिसाब से यहां एक केस बनता है कि राहुल गांधी किस अथॉरिटी के साथ ये कह रहे हैं कि उनको सब जानकारियां सामने मिल रही हैं पर्सनल व्हाट्सएप चैट के ऊपर या पर्सनल मैसेजेस के ऊपर। भाई एक आधिकारिक फ्रेमवर्क है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको जाननी होंगी, लेकिन एक लीगल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत आपको मिल रहा है तो ठीक है, पर्सनल मैसेजेस पर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर एक संशय का जो बीज बोने का प्रयास किया जा रहा है, वो राहुल गांधी की तरफ से किया जा रहा है कि भैया अब सड़क पर उतरने की बात है। बार बार ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन रिग्ड है। भैया चुनाव हुआ, आप जीते भी, आप हारे भी, कर्नाटक में आपकी सरकार है, हिमाचल में सरकार है, अलग अलग जगह सरकारें हैं, तो तब तो इलेक्शन अच्छा था, अब बुरा है। लेकिन राहुल गांधी बार बार जो भी प्रयास कर रहे हैं, या जो भी पॉलिटिकल क्लास बार बार ये प्रयास किया जा रहा है पॉलिटिकल क्लास के द्वारा कि भैया कि हम किसी तरीके से बीजेपी को रेजिस्ट करें, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा है। तो अब कुछ और भी करने की जरूरत है, अब उसमें कुछ और करने की जरूरत है, क्योंकि पॉलिटिकल क्लास को लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, इस इंडिया अलायंस की एक बैठक 6 तारीख को होनी थी, 6 जून को दिल्ली के अंदर। वो इंडिया अलायंस जिसमें लगभग सारी जो पार्टियां हैं, लगभग सारी हारी हुई पार्टियां हैं। आरजेडी ले लीजिए, डीएमके ले लीजिए, ममता ले लीजिए, उद्धव ले लीजिए, राहुल ले लीजिए, लगभग सब पराजित जो हैं उसमें इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन अचानक से वो डेट बदलकर 8 तारीख कर दी जाती है। क्यों कर दी जाती है 8 तारीख? 8 तारीख इसलिए कर दी जाती है क्योंकि एक और फॉरेन फंडेड कह लीजिए, या एक ही अलग ही तरीके से जो उपजा हुआ एक तथाकथित मूवमेंट है, कॉकरोच जनता पार्टी का जो संस्थापक है अभिजीत दिपके, भाई साहब वो दिल्ली आ रहा है। और कहा यह जा रहा है कि भगत सिंह लैंड होंगे, भगत सिंह बताया जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं से भी खबरें आ रही हैं कि शायद अमेरिका की तरफ से कुछ वहां टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, शायद उसे वापस भेजा जा रहा है। अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबरें ये भी हैं। लेकिन जो भी है कि भैया 6 तारीख को वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और हुजूम वहां से निकलेगा और देश में एक नई क्रांति की शुरुआत हो जाएगी और देश में भैया सब कुछ बदल जाएगा। पूरा का पूरा प्लान ये तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से देश के अंदर युवा हैं, जो डिस्कंटेंट युवा हैं, उनको मोबिलाइज कर सड़क पर हर जगह एक अराजकता का माहौल तैयार किया जाए। आपको प्रदर्शन करना है, विरोध करना है, तरीके से करिए, लेकिन आप वो अराजकता फैलाने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं इस कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से।
अब इसमें 3 लोगों ने इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तीनों के तीनों महानुभाव हैं। कॉकरोच जनता पार्टी क्या है उसको देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी को जो ट्रैक्शन मिल रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है। जिस तरीके से सरकार से कुछ गलतियां हुई हैं, उसकी वजह से जो डिसकंटेंट युवा है, जो कुछ युवा वर्ग है जिसको ये लगता है कि हमारे साथ सही नहीं हुआ, हर सरकार में हो सकता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। जहां ज्यादा होता है वहां सरकारें गिर जाती हैं, जहां कहीं थोड़ा सा कंट्रोल होता है, कम होता है, सरकारें चलती हैं। और सरकार ने अपने कारण और सरकार के मंत्रियों के कारण और उस सिस्टम में बैठे लोगों के कारण यह स्थिति आई है। बेहतर ना पीआर मैनेजमेंट सरकार कर पाई, ना बेहतर मैनेजमेंट कर पाई। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। नीट का मुद्दा है, पेपर लीक हुआ, बिल्कुल गलत। जिसकी जिम्मेदारी थी, बनती थी, उसे निकाला जाना चाहिए था, और टॉप से बॉटम तक सब कुछ, सिर्फ अधिकारी नहीं। सीयूईटी के एग्जाम में दिक्कत हुई, ठीक है। देखिए, एग्जाम में किसी में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब कई सारी चीजें एक साथ होती है ना, तो ऐसा लगता है कि भैया ये कि क्रम में है। फिर सीबीएसई वाला मुद्दा आता है, उसमें गड़बड़ हो जाती है। वैसे एक बात, थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया, तो जो दिक्कत आई है बहुत सारे लोगों के जो आंसर शीट्स हैं उसके ऊपर, टोटल जितनी आंसर शीट्स अपलोड हुई हैं उसका मात्र 1% में, लेकिन प्रॉब्लम है। और पहली बार हुआ तो निश्चित तौर पर उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी थी। संभवतः अगली बार वो शायद उसको चेंज करने का प्रयास किया जाए। लेकिन इसके कारण से जो लाखों लोग प्रभावित हुए, उसको लेकर कहीं ना कहीं भुनाने का प्रयास कॉकरोच जनता पार्टी और कोचिंग माफिया के माध्यम से किया जा रहा है। ये अभिजीत, और इन्होंने अभी पोस्टर रिलीज किया है कि भैया कल 9 बजे पहुंचना है जंतर मंतर, और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए। ठीक है, आप मान सकते हैं, आप प्रधानमंत्री का भी रेजिग्नेशन मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक वे में। कैसे? अब ये अभिजीत तिपके को जाना है जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन करने के लिए। अभी अजीत अंजुम ने इससे इंटरव्यू लिया और इसने पूछा, अब इसने सोचा यार अजीत अंजुम तो इकोसिस्टम का आदमी है, इससे बात करते हैं, थोड़ी रीच फैलेगी, बातचीत होगी। तो अजीत अंजुम ने पूछा कि भैया तुमने परमिशन ली है? तो अगले ने कहा, अरे नहीं, हम परमिशन नहीं लेंगे। इसके वो 3 स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, वो तीनों का इतिहास भी बताऊंगा अभी, कि कहां से पैसा मिल रहा है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, किसकी किससे एफिलिएशन है, सब अभी यहां पे खुलेगा। तो उसने कहा, हम परमिशन क्यों मांगे, हम तो क्रांतिकारी हैं। साहब, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अगर आपको जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना है तो 7 दिन पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। दरअसल इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी है, क्या चाह रहे हैं ये लोग? चाह रहे हैं कि 6 तारीख को ये जंतर मंतर पे पहुंचेंगे। इनको ये लग रहा है कि हमारे 22-23 कितने मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं इंस्टाग्राम पे, 10% भी आएंगे तो भीड़ हो जाएगी। वो अलग बात है, इनके 8.6 लाख जो फॉलोअर्स थे ना वहां उस अकाउंट पे, वो एक टोपेका, कैंसस सिटी यूएसए से थे, उस शहर से थे 8.6 लाख, जहां की आबादी ही 1.25 लाख है। तो कैसे थे वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, वो छोड़ दीजिए। अब इनका जो एजेंडा ये है कि किसी तरीके से वहां कुछ हजार या कुछ लोग वहां पहुंचे जंतर मंतर पे। परमिशन हमारे पास है नहीं, और इन्हें पता है हमारे पास नहीं है, और इन्होंने जानबूझकर नहीं ली है। और वहां जब आएंगे तो पुलिस वहां से हमें भगाने का प्रयास करेगी। फिर हम कहीं जोर जबरदस्ती होगी, लाठीचार्ज होगा, धक्का मुक्की होगी, और उसमें से कुछ फुटेजेस काटकर वायरल की जाएंगी कि देखिए भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। मोदी सरकार ने जो युवा है उन्हें जेलों में डालना शुरू कर दिया है। ट्विटर पर चिल्लाएंगे, इंस्टाग्राम पर चिल्लाएंगे, रील्स बनेंगी, इकोसिस्टम खड़ा होगा। वो आर्टिस्ट से लेकर वो पॉलिटिशियन तक, वो सब लोग जो कहीं ना कहीं पिछले 10-12 साल से एक्टिव हैं, सारे के सारे यूजुअल सस्पेक्ट्स कूद पड़ेंगे, और एकदम से होगा कि भैया देखिए मोदी ने युवाओं पर कहर ढा दिया है, और उसके बाद उसको मोबिलाइज करने का प्रयास है। और ये सबको पता है कि कॉकरोच जनता पार्टी पूर्ण रूप से अरविंद केजरीवाल फंडेड है। अरविंद केजरीवाल का समर्थन इस कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे है। अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी बनाई गई थी वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पर बनाई गई थी, एक सेफ्टी वॉल्व के तहत बनाई गई थी सोनिया गांधी और उनकी पार्टी की गिरती लोकप्रियता के लिए, कि भैया जो एंटी कांग्रेस वोट है वो बीजेपी में ना जाकर आम आदमी पार्टी में चला जाए।
अब आम आदमी पार्टी को यह लग रहा है कि हमारा ग्राफ गिर रहा है, तो भैया हम एक कॉकरोच जनता पार्टी खड़े करेंगे अपने जैसे, और वो हमारा कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट कह लीजिए या उस तरीके से एक माहौल तैयार करने का हमारे लिए प्रयास करेंगे। ये पूरा का पूरा उनका प्रयास है, और उसी तहत ये कॉकरोच जनता पार्टी को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। अब इसके 3 स्पोक्स पर्सन हैं जो सामने आए थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसकी परमिशन दी किसने थी? वो आरजेडी वाले हैं ना, मनोज झा, उन्होंने। और उसके बाद कह रहे हैं अरे नहीं, मैं तो एक पत्रकार को जानता था, उसने करा दिया, मुझे नहीं पता था। जो बैठक 6 जून को होनी थी ना इंडिया लाइंस की, वो 8 जून को हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो देखना चाहते हैं कि अगले 48 घंटे में ये साफ करेंगे क्या ये सारे के सारे। कॉकरोच जनता पार्टी क्या करने वाली है, कोचिंग माफिया क्या करने वाले हैं, और जो पूरा का पूरा सोशल मीडिया पे इकोसिस्टम एक्टिवेट होने वाला है, ये क्या करते हैं, उसके हिसाब से हम अपनी चीजों को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए 6 तारीख की जगह 8 तारीख को बैठक रखी है अगलों ने। अब इनके पीछे खड़े होकर कवर फायर दिया जाएगा, और कुछ युवाओं को इसमें कहीं जाया हो जाए, कुछ हो जाए, मतलब आप समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा हूं। ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए। किसान आंदोलन हुआ, ये चाहते थे कि वहां मोदी सरकार और अमित शाह गोली चलवाएं ताकि वहां माहौल बिगड़े और उसका फायदा उठाया जाए। तभी तो राहुल गांधी कह रहा है कि इमरजेंसी लग जाएगी। साहब, इमरजेंसी नहीं लग सकती, क्योंकि जो प्रावधान है इमरजेंसी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं लगा पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनली, तब तक कि आर्म्ड रिवोल्यूशन ना हो। और वो तो नक्सली कर सकते थे, उन्होंने निपटा दिया है। लेकिन ठीक है, काम में लगे हैं, न्यूज चाहिए, मुद्दा चाहिए, तो चल रहा है। अब इसमें जो पहला स्पोक्स पर्सन है वो है ये सौरभ दास, आम आदमी पार्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है, और जिस तरीके से एंटी हिंदू कह लीजिए या एंटी सिस्टम कह लीजिए, जिस तरह के ट्वीट ये करता है, सार्वजनिक है। उमर खालिद इसको क्रांतिकारी लगता है, उसके साथ फोटो खिंचवाता है। धारा 370 हटती है तो इसको ये जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है उसकी बात कोट करता है। बाबरी मस्जिद गिरती है, बाबरी ढांचा गिरता है, तो इसके लिए सबसे दुखद दिन होता है। और उसके बाद दूसरा स्पोक्सपर्सन था विजेता दहिया, आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहा है। और भाई साहब, जो ध्रुव राठी जो वीडियो बनाता है ना, उसकी स्क्रिप्ट ये लिखता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये कॉकरोच जनता पार्टी कुछ नहीं है, ये एक्सटेंशन है आम आदमी पार्टी का। सबसे पहले वही सपोर्ट कर रहे थे इसे। तीसरा है आशुतोष रंका, ये स्पोक्स पर्सन रहा है, कंटेंट राइटर रहा है, ध्रुव राठी के लिए स्पोक्स पर्सन रहा है आम आदमी पार्टी का, राजस्थान से। सारे के सारे वही हैं ये आम आदमी पार्टी वाले। उसके अलावा जो ये सौरभ दास है, इसको दिनेश ठाकुर फाउंडेशन है, दिनेश ठाकुर फैमिली फाउंडेशन है, ठाकुर फैमिली फाउंडेशन है, माफ कीजिएगा, ठाकुर फैमिली फाउंडेशन है एक यूएस में। उससे लगभग $8,070 इसको मिले हैं आर्टिकल लिखने के लिए। अब किस तरह के आर्टिकल ये लिखता है मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठाकुर फैमिली फाउंडेशन है जो इसको पैसे देती है आर्टिकल्स लिखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, जैसे भी। फिर ये कैरेवेन, वायर और इन सब में ये आर्टिकल लिखता है। भाई साहब ने अभी एक पार्टी दी थी, लगभग वो जिस इलाके में रहता है, कोई बता रहा था कि 3.5-4 लाख रुपए महीने का किराया है उसमें। अपने घर में बड़ी पार्टी थी, और जितने भी लेफ्ट विंग के लोग थे सारे के सारे वहां मौजूद थे। बाकायदा इसी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन वीडियोस को, उन फोटोज को सार्वजनिक किया गया था। ये स्थिति है। इसके अलावा जो ये आशुतोष रंका है, भाई साहब किनोरा पार्टनर्स नाम से एक संस्था है, उसमें काम करते हैं, जो बिल गेट्स की संस्था के साथ काम करती है, IITN है। उसके अलावा परिवर्तन नाम से एक संस्था चलाते हैं। कहां से फंडिंग आती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे हिंट दे रहा हूं। और अगर किसी को सही में इन तीनों के बारे में जानकारी चाहिए तो ऑफिस ऑफ विजय पटेल और स्टार बॉय 2 करके ट्विटर हैंडल हैं, ट्विटर पर जाके स्क्रॉल कीजिए, आपको सब सार्वजनिक जानकारी मिल जाएगी। इनको कितना पैसा किस डेट को कहां से आया, किस संस्था में आया, किस चीज के लिए आया, सब कुछ।
जो ITR फाइल होती है सब कुछ वहां सार्वजनिक की गई है, सारी जानकारियां हैं। मतलब बिल्कुल एक्सपोजे करके रख दिया है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का असल में एजेंडा क्या है, करना क्या चाहते हैं। उसके बाद जो ये कोचिंग माफिया है, ये भी मैदान में कूद पड़ा, क्योंकि हर एक कोचिंग माफिया के पीछे 5, 7, 10 हजार छात्र हैं, 20 हजार भी होंगे, किसी के लिए लाख भी होंगे। कोई खान सर है, कोई दिव्य कीर्ति है, कोई अवध बोझा है, कोई इंस्पायर कर रहा है, कोई गोली चला रहा है। सारे के सारे एक बयान दिया अंजना ओम कश्यप ने, उसने सबके लिए तो नहीं कहा होगा, उसने एक बात रखी अपनी, सारे के सारे कूद पड़े, अरे साहब, जैसे उन्हें पिन पॉइंट करके कहा, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली स्थिति है। तो राहुल गांधी हो, वो अपने कैडर के माध्यम से, इन सब के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। ये कॉकरोच जनता पार्टी हो, ये सोशल मीडिया का जो स्पेस है उसको कैप्चर करने का प्रयास करेंगे। हम जैसे राष्ट्रवादी मीडिया के किसी भी, आप यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, किसी के भी, एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, आज से 1.5-2 महीने पहले क्या रीच थी और अब क्या रीच है। पहले कितने व्यूज आते थे, अब कितने व्यूज आते हैं। आपको लगभग सबके चैनल के व्यूज कम मिलेंगे, क्योंकि पीछे से शैडो बैन किया जा रहा है, क्योंकि अब उनका कंटेंट आगे परोसना है अगले कुछ समय के लिए, वो जनता तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो एजेंडा है। ये सबसे बड़ी, मतलब उस, आपको छोटे छोटे हिंट पकड़ने होंगे, आपको समझ आ जाएगा। उसके अलावा कोचिंग सेंटर चलाने वाले उस हद तक गिर गए हैं कि भैया गोली चल रही है। एक कोचिंग सेंटर वाला कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बस मेलोडी बांट रहे हैं, इतने दिन मन की बात करते हैं, इतने दिन मंदिर में जाते हैं, इतने दिन विदेश में रहते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। चाइना से चीनी आती है, भूटान से पानी आता है, ताइवान से तांबा आता है, और घाना से गधे आते होंगे। फिर जिस तरह के लोग बोल रहे हैं, मतलब ये स्तर है उन लोगों का, और इनके माध्यम से ही क्रांति करना चाह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था, जो ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये खुश हो रहे होंगे। क्यों खुश हो रहे होंगे? दरअसल जरासंध था, वो सेना तैयार करता था और कृष्ण जी के ऊपर वो हमला कर देता था, और हर बार कृष्ण जी सबको मार देते थे, उसको छोड़ देते थे। अब ऐसा लगभग 17 बार हो गया। तो बलराम जी ने कृष्ण जी से पूछा कि भैया तुम ऐसा है, तुम इसे हर बार क्यों छोड़ देते हो, और इसे ही छोड़ देते हो, सबको मार देते हो। तो कृष्ण जी ने कहा कि भैया दरअसल होता क्या है, ये जितने भी पापी, अधर्मी, विधर्मी, जितने भी खलियर लोग हैं, सबको इकट्ठा करके लाता है। मैं इसे छोड़ के सबको मार देता हूं, फिर जो फिर उत्पन्न होते हैं, ये फिर उन्हें इकट्ठा करके लाता है। तो ये हर बार लाता है और मैं उन्हें निपटा देता हूं। मान लीजिए ये चला गया, इसे मैंने निपटा दिया, तो ये सारे खलियर को मैं कैसे निपटाऊंगा? इसलिए मैं बार बार छोड़ देता हूं। तो जो बार बार ये आंदोलन हो रहे हैं, मोदी सरकार को हर बार पता लगता है, अच्छा अब ये इस रास्ते से आए हैं, अब ये इनका इकोनॉमिक एजेंडा है, अब इनके साथ साथ ये लोग हैं, अच्छा अब इकोसिस्टम का ये पार्ट एक्टिव है, अच्छा अब ये एनजीओज एक्टिव हैं, अच्छा अब इस तरीके से चीजें होंगी, तो अब ये रास्ता बंद करो, अब इनकी दुकान बंद करो, अब इनको पकड़ो, अब इनको निपटाओ। तो उन्हें हर तरीके, मतलब एक तरीके से प्रैक्टिस करा रहे हैं उन्हें, और हर बार सरकार जब वो करती है तो इन्हें और दुख होता है, और परेशानी होती है। अभी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ एक वो भी आ रहा है, सोनम वांगचुक, एनआईए में बंद था, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे छूटा होगा। अब ये भी देखना है कि उनको कितना वायलेट कर रहा है, कितना क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और ये जो लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कॉकरोच जनता पार्टी के लिए, ये वो हैं जिन्होंने एक बार, अभी याद होगा कुछ दिन पहले वो पोल्यूशन के ऊपर प्रदर्शन हुआ था दिल्ली के अंदर, जहां वो हिडमा विडमा के लिए बड़े नारे लग रहे थे। एक वो अक्षय था, उसके नींबू निचोड़ दिए थे किसी ने। ये सब वही हैं, तो घूम फिर के वही सब लोग आ रहे हैं। अब दिक्कत इकोसिस्टम के साथ बस ये हो गई है कि उन्होंने, राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, सबका इतना इस्तेमाल कर लिया, अब उनके पास ना इस तरह के जो लोग हैं उनकी कमी पड़ रही है, इसलिए उन्होंने ये अक्षय, सौरभ, अब इन सब लोगों को आगे करना शुरू किया, एक यूथ फेस दिखाई दे, क्योंकि इन लोगों की अब क्रेडिबिलिटी कम हो गई है, तो इनको आगे कीजिए। लेकिन दिक्कत यह है कि इनके पास टैलेंट पूल इतना कम है कि उन्हें ऐसे लोग आगे लाने पड़ रहे हैं। और इस सब के साथ जो फेक न्यूज की फैक्ट्री है वो भी एक्टिव है। कैसे? एक खबर चलाई जाती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना लगभग $12 बिलियन का गोल्ड बेच दिया है।
क्योंकि भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो गई है, उसको पूरा करने के लिए, फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करने के लिए $12 बिलियन का जो गोल्ड है वो बेच दिया। बाद में पता लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि भैया हमारे पास 880.52 टन गोल्ड था, आज ऑन द डेट इतना ही है। और ये आर्टिकल कौन लिखता है? प्रीति सोनी लिखती है ब्लूमबर्ग में। और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ा माना जाता है। और ये जितने लोग मैंने आपको बताए उनके कनेक्शन भी कहीं ना कहीं वहीं से आ रहे हैं। फेक न्यूज है। उसके बाद फेक न्यूज फैलाई गई क्योंकि तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो भारत में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो स्लो हो रही है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था बैठे जा रही है। जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं ना कि इकोनॉमी को बचाने का जो रास्ता था मोदी जी ने वो हटा दिया है, अब इकोनॉमी गिरेगी। ये नहीं बताया कैसे, लेकिन ये कहना शुरू कर दिया अब आर्टिकल्स के माध्यम से, इन सब के माध्यम से कि भैया इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम हो रही है। वो अलग बात है जो परचेज मैनेजर इंडेक्स है जो ये बताता है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी किस स्तर पर है, वो आज उसमें भारत जो इंडेक्स में 58 है नंबर। अगर 50 से ऊपर होता है इसका मतलब एक्टिविटी बढ़ रही है, 50 से नीचे खराब है। पिछले महीने शायद 57 पॉइंट कुछ था, अब 58, यानी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑलरेडी बढ़ रही है। उसके बाद फेक न्यूज फैलाई जाती है कि भारत रशिया से तेल नहीं खरीद सकता। भारत की विदेश मंत्रालय स्पष्ट करता है कि टैरिफ और नो टैरिफ, इंडिया जहां से चाहेगा वहां से तेल खरीदेगा। उसके बाद फेक न्यूज फैलाई जाती है कि भारत को अमेरिकन टैरिफ परेशान करने वाले। फेक न्यूज चलती है, राहुल गांधी जैसा पॉलिटिकल क्लास खड़ा होता है, सोशल मीडिया को कैप्चर करने के लिए कॉकरोच आते हैं, युवाओं को इंस्टिगेट करने के लिए ये सारे के सारे जो टीचर्स हैं ये सब आते हैं। तो आप देखिए मल्टीफोल्ड तरीके से ये सब कुछ एग्जीक्यूट करने का प्लान है। और कहीं ना कहीं सरकार की इसमें नाकामी भी रही है। अगर आप नीट बेहतर तरीके से संभालते, सीयूईटी वाला मुद्दा ना होता, सीबीएसई वाला मुद्दा ना होता, सही तरीके से एक्शन किया जाता, तो इतनी प्रॉब्लम शायद नहीं आती। खैर बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो मैं देख नहीं रहा इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं एक माहौल तैयार होता है सरकार के खिलाफ। और इस सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप बेहतर तरीके से अपना पीआर नहीं कर पाते। सरकार एजुकेशन सेक्टर में जिस तरह के रिफॉर्म लाना चाह रही है, 3 चीज बताता हूं आपको, जुलाई अगस्त तक दिखाई देंगे। सबसे पहले न्यू एनसीईआरटी का करिकुलम आ रहा है 9 से लेकर 12 तक। तो जो कम्युनिस्ट इकोसिस्टम है इसके लिए बहुत बड़ी चोट है साहब, क्योंकि एजुकेशन के माध्यम से ही ये आपको, आपके आने वाली पीढ़ियों को और पिछली पीढ़ियों को अपना मानसिक गुलाम बनाए रख पाए। अगर उसमें परिवर्तन होता है, अब बहुत लोग कहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान हटेंगे तो और अच्छा होगा। ठीक है, जिस तरह की नाकामियां रही हैं, कहीं ना कहीं फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान सरकार के लिए एक सिरदर्द बन चुके हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अभी भी धर्मेंद्र प्रधान ऐसे तो नहीं हट पाएंगे। जब आप सब शांत हो जाएंगे तो हटेंगे, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि हमने प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज किया और तब मोदी ने हटाया, तो वो कमजोर नहीं दिखना चाहेंगे कि भैया प्रेशर में हुआ। अपने स्वतः समय पे वो हटा दिए जाएंगे। तो जितना धर्मेंद्र प्रधान का विरोध करेंगे वो उतना टिकेंगे, जितना शांत हो जाएंगे। मैसेज पहुंच चुका है ऊपर तक। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं धर्मेंद्र प्रधान को कोई कवर फायर दे रहा हूं, मेरे हिसाब से भी वो जाने चाहिए। अभी परफॉर्म नहीं कर पाए। उसके अलावा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आना है 9th क्लास से, जिसमें 2 भारतीय आपको सीखनी पड़ेंगी। तो जो उत्तर नॉर्थ का जो डिवाइड वाली बात है वो कहीं ना कहीं इसमें ठीक होने का प्रयास है। बहुत सारे लोग हैं जो दक्षिण भारतीय भाषा सीखेंगे, दक्षिण भारत में बहुत लोग हैं जो उत्तर भारतीय भाषा सीखेंगे। तो लॉन्ग टर्म में आप देखिए किस तरह का परिवर्तन होगा सीधा। और इसके अलावा तीसरा एनटीए जो एग्जाम होता है उसको डिसेंट्रलाइज करने का प्रयास है। तो एजुकेशन सेक्टर में जो प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व करने का प्रयास है। तो जो कोचिंग माफिया है, जो विदेशों में बैठा इकोसिस्टम है, जो ये कम्युनिस्ट हैं जो एजुकेशन के माध्यम से सब कुछ कब्जा करने का प्रयास है, उनके लिए तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। लाखों करोड़ों का एम्पायर खड़ा किया हुआ है। तो बार बार ये कहता हूं कि सरकार को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास बार बार किया गया, किया जा रहा है, किया जाएगा, लेकिन फिलहाल क्या चल रहा है वो बताया है। पॉलिटिकली राहुल गांधी, सोशल मीडिया पे कॉकरोच जनता पार्टी, फेक न्यूज की फैक्ट्री, इकोसिस्टम में एनजीओ का पैसा, और ग्राउंड पर उतारने के लिए जो ये तथाकथित
सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर है ना, जितने भी जो टीचर बन के घूम रहे हैं, ये सब उन छात्रों को सड़क पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया कुछ ना कुछ किया जाए। और एक मैडम है, और वो तो इतना आगे पहुंच गई, वो ये कह रही है मोदी और शाह तो देश छोड़ने की फिराक में। ये नीलू व्यास है, किस किसके चैनल पे आती हैं, अब जाकर देखिएगा। वो सारे के सारे जितने भी दिन रात इस चक्कर में बैठे रहते हैं, भाई सुबह आप उठेंगे, सुबह अब्दुल उठेगा, मोदी की सरकार जा चुकी होगी, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन चुके होंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन चुके होंगे। वो जो इकोसिस्टम, वो जो लेफ्ट विंग वाला मीडिया सब कुछ बेच रहा है, उन्हीं चैनलों पे मैडम दिखाई देंगी और ये कह रही हैं कि अब मोदी शाह देश छोड़ने वाले हैं। मतलब साहब कुछ फेंको तो थोड़ा इतना तो कि जनता कुछ विश्वास कर सके। ये स्थिति है। और सीबीएसई में जो विसंगतियां थी उसको एक्सपोज करने वाला ये सिद्धार्थ है छात्र। अब जाकर देखिए किस किस को इंटरव्यू दे रहा है। न्यूज लॉन्ड्री, सारे के सारे जो लेफ्ट विंग वाले हैं। राहुल गांधी से मुलाकात हुई, दिग्विजय सिंह बुला रहा है, क्योंकि वो जो एजुकेशन वाला पार्लियामेंट्री कमेटी है उसका अध्यक्ष है। अब सवाल बस ये है आखिर में कि इन जैसे छात्रों ने खुद से रिसर्च किया है, किसी ने उन्हें रिसर्च दिया कि भैया सरकार से यहाँ गलती हो गई है, अब क्योंकि ये माहौल तैयार हो रहा है उसमें ये हमें फिट करना है, तो हम तुम्हारा नाम लेकर ये कर देते हैं कि भैया देखो एक छोटा सा छात्र है, उसने ढूंढ लिया, सरकार नहीं ढूंढ पाई। खैर अगर इसने ढूंढा है तो बहुत बहुत बधाई है ऐसे कि गलतियां हैं वो सार्वजनिक होनी चाहिए, पता लगनी चाहिए, क्या दिक्कत है। लेकिन क्या पीछे कोई और है, ये सवाल भी बनता है। तो फिर से कहूंगा 24 घंटे में सरकार को गिराने का जो तख्ता पलट का जो प्लान है, मास्टर प्लान है, वो एग्जीक्यूट होने वाला है। लेकिन साहब आराम से मोदी शाह मजे ले रहे हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं। किसान आंदोलन 2.0 हुआ, अचानक से कैसे क्रश कर दिया गया, अचानक से मतलब किस तरीके से वो फिजल आउट हो गया, अचानक से कैसे खत्म हो गया, क्योंकि सरकार को पता था ना पैसा कहां से आता है, कौन लोग हैं, किस एजेंडा के तहत हो रहा है, क्या सही है या गलत है, वो सब जानकारियां थी जो किसान आंदोलन 1.0 से उन्हें मिली थी। तो वो रास्ता बंद हो गया। अब ये वाले आएंगे, अब इनकी जानकारी होगी, इनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, इनके बारे में सब कुछ पता लगेगा, तो आगे वो भी रास्ता बंद कर दिया जाएगा। इसलिए वो आराम से बैठे हैं, उन्हें पता है जरासंघ है, आ रहे हैं, 17 बार आए हैं और फिर आएंगे, क्या करना है ये उन्हें और बेहतर तरीके से पता है। खैर अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।